Hello everyone, we are starting with Understanding Social Science for grade 7 and this book is published by Galaxy Publications. So today we are going to start with chapter number 1 of Social and Political Life और chapter का नाम है Demography and Equality. So come let's start. सबसे पहले हम introduction लेते हैं. In the last class, you read about demography and its key elements like people's participation, equality, justice, resolution of conflict, and the whole idea of demography is based on the concept of equality. That means जब भी आप demography की बात करते हैं, democracy की बात करते हैं, तो वहाँ पर सबसे basic idea होता है हम equality को consider करते हैं. In this chapter, we'll explore the concept of equality further and try to understand the importance of democracy. तो यहाँ सीखेंगे कि democracy की life में क्या importance है. First thing is equality. Equality is democratic ideal and in this age of democracy is an essential element of democratic government. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है. द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज़ द हिस्ट्री ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी. दैट मीन्स अगर हम ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री में जाते हैं तो वो इक्वालिटी पर बिलीव करते थे और लिबर्टी मतलब हमें कुछ भी काम करने की राइट्स मिले हों. Throughout the nook and corner of the world, the march of equality is received with cheers. जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हर पर्सन उसको बहुत चीयरफुल मूड में वेलकम करता है. वी टॉक ऑफ इक्वालिटी बिकॉज पीपल आर अनईक्वल. इक्वालिटी लिटरली मीन्स लेवलिंग प्रोसेस whereby the difference between the rich and poor can be minimized. हमारी सोसाइटी में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है, कहीं पर लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं और कहीं पर लोग बहुत ज़्यादा पुअर हैं, तो वो डिफरेंस को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं. इट मीन्स दैट नो मैन शैल बी प्लेस्ड इन सोसाइटी दैट ही कैन ओवर रीच हिज नेबर्स to the extent which constitute a denial of later's relationship. इसका मतलब हमारी सोसाइटी में इस तरह का कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए कि किसी की सिटीजनशिप पर कोई भी आन आए. इट इज़ एसेंशियल फॉर सोशल जस्टिस. हमें ये चीज़ सोशल जस्टिस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट नज़र आती है. एज नो टू मेन आर इक्वल एज inequality is the naked truth of the society, our very existence. इसका मतलब कि हमारी सोसाइटी की एग्जिस्टेंस में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है और हमें उस इनइक्वालिटी को फिनिश करना है. द टर्म इक्वालिटी इज़ गिवन मच मोर इम्पॉर्टेंस, इसलिए ही इक्वालिटी वर्ड को इम्पॉर्टेंस दी जाती है. अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटीज़. तो फर्स्ट इक्वालिटी होती है सिविल इक्वालिटी. इसका मतलब होता है दैट ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड देयर इज़ अ रूल ऑफ लॉ, कि कानून सबको एक ही नज़र से देखता है. इट ऑल्सो मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी must be provided by law to all without any discrimination. जो कानून है सबको एक ही नज़र से देखता है. फिर आते हैं सोशल इक्वालिटी पर. It means that all the citizen in the society must be treated at par with each other and there will be no discrimination treatment on the ground of race, सेक्स, रिलीजन, एजुकेशन एंड कास्ट. इसका मतलब कोई भी भेदभाव किसी भी दो जाति में, किसी भी दो रिलीजन में, किसी भी अमीर और गरीब में, सेक्स में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया जाना चाहिए. फिर आते हैं हम पॉलिटिकल इक्वालिटी. पॉलिटिकल इक्वालिटी इज़ द नर्व सेंटर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी. इसका मतलब डेमोक्रेसी इमर्ज एंड थ्राइव्स ऑन इट्स प्रिंसिपल.
जो डेमोक्रेसी है उसके प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो कभी भी कोई भी मार्क ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखता. इट मीन्स दैट ऑल पीपल मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इक्वल राइट इन द फील्ड ऑफ वोटिंग. सबको वोट देने का हक है. कंटेस्टिंग एंड होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेज. कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और पब्लिक ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकता है. द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड इज विद इन द रीच ऑफ कॉमन मैन इन द स्ट्रीट. कोई बहुत ही साधारण व्यक्ति होगा, उसकी रीच में भी आप देखते हैं कि पॉलिटिकल राइट्स उसको मिलते हैं. कमिंग टू इकोनॉमिक इक्वालिटी. इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे से. इट मीन्स दैट द वेल्थ शुड बी enjoyed by all equally. It does not mean equality of income, but it definitely means the right of an individual to be provided with equal opportunity in the matter of public employment. That means हर व्यक्ति मेहनत करके पैसा कमा सकता है. Then comes natural equality. Natural equality का क्या अर्थ होता है? It is said that all men are born equal, but a close look will reveal that it is not true. अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी दो व्यक्ति एक से नहीं होते. Nature has not endowed same ability to each individual. हर पर्सन की different abilities होती हैं. We should have to understand them with the term natural equality in proper spirit. It means that artificial or man-made inequality must be respected equally before the law, with adequate opportunity must be the rightful claim of every individual. कोई भी पर्सन पूरे देश में कहीं पर भी जन्म लेता है, वो गोरा होता है, वो काला होता है, वो अमीर होता है, वो गरीब होता है, एंड उन सबको सेम ट्रीटमेंट मिलता है. नेशनल इक्वालिटी. इट मीन्स दैट नेशनल इक्वालिटी का मतलब होता है कि आपकी इस अर्थ पर पूरे वर्ल्ड में जितने भी नेशंस हैं वो सभी इक्वल हैं. विद द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल आउटलुक, द आइडिया ऑफ one world, one state has been put forth by some writers to save this world from atomic warfare. और अगर हम सभी देश मिलकर रहें तो एटॉमिक वारफेयर से भी बचा जा सकता है. All nations are equal in the eyes of international law while dealing with other nations in the world. इसका मतलब हम सीखते हैं कि सभी नेशंस इक्वल हैं एंड किसी भी देश में कोई भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए. उनके बीच में कभी भी लड़ाई झगड़े भी नहीं होने चाहिए. इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ वे ऑफ लाइफ, अ गोल और आइडियल एंड अ पॉलिटिकल फिलॉसफी. और अगर हम वर्ड डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इट मीन्स रूल बाय द पीपल. डेमोक्रेसी में सभी लोग अपने रूलर को खुद चूज करते हैं. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री पीपल इलेक्ट अ सर्टेन नंबर ऑफ देयर फेलो सिटीजन्स टू रिप्रेजेंट देम इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट द लॉज एंड अदर मैटर्स. तो अगर कोई भी कंट्री है जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे आपका इंडिया, तो हम अपने ही लोगों में से कुछ लोगों को चुनकर उनका नाम प्रपोज करते हैं कि ये हमारे लीडर्स बन जाएं. फर्दर दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. द एडल्ट पॉपुलेशन एक्सरसाइज देयर राइट्स टू वोट एंड इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव हु रन द गवर्नमेंट एट ऑल द लेवल्स. कौन कौन से लेवल होते हैं? सेंट्रल लेवल हो सकता है, स्टेट लेवल हो सकता है, एंड इवन द लोकल लेवल. The essence of democracy is equality irrespective of religion, caste और education. उनके बीच में कोई भी religion का, caste का या education का mark of distinction नहीं होता. Thus, equality is an abstract concept with a magical touch that has inspired timid millions to revolt in the past.
political philosophers have used this concept profoundly to win. इसका मतलब जो political philosophers हैं उन्होंने इस पॉलिसी को बहुत फ्रीली यूज़ किया है टू विन ओवर द हार्ट्स ऑफ कॉमन मैन। जो आदमी है, साधारण व्यक्ति है, वो इस लॉ से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। Thus democracy is a form of government and a way of life can succeed only when there is equality। अगर लोगों में इक्वालिटी नहीं है तो वो एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रह सकते इन जनरल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी इन पर्टिकुलर। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट फीचर आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जब भी इलेक्शन होंगे डेमोक्रेसी के तो वो फ्री एंड फेयर होंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन गिव पीपल a chance to choose their representatives and express their opinion on different issues। वो different issues पर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, इसलिए उनके साथ कभी भी कोई अत्याचार नहीं होगा। Elections are held periodically to ensure that governments both national and local level truly represent the people। तो ऐसा नहीं होता कि अगर किसी ने एक बार कोई लीडर चुन लिया तो थ्रू आउट लाइफ के लिए वो ही लीडर बन जाएगा। तो टाइम टू टाइम इलेक्शंस होते रहते हैं। द ओनली लीगल रिक्वायरमेंट फॉर वोटिंग और फॉर होल्डिंग इलेक्टेड ऑफिस हैव टू डू विद एज, रेजिडेंस एंड सिटीजनशिप्स। द डेमोक्रेटिक प्रोसेस अलाउज सिटीजन to vote by a secret ballot paper। वो secret ballot paper पर वो जिसको भी select करेगा सिर्फ उसे ही मालूम होगा और उसको हम EVM भी बोलते हैं। EVM की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विच इज़ फ्री फ्रॉम एनी फोर्स। तो आपके ऊपर कभी भी कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपने इसी लीडर को चूज़ करना है। Then coming to second benefit, that is majority rule। In a democracy, a decision must be approved by the majority before it may take effect। That means majority rule is based on the idea that if all the citizens are equal, the judgment of many will be better than the judgment of few। तो जहाँ पर ज़्यादा लोग एग्री होते हैं उसी चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है। कमिंग टू थर्ड पॉइंट, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। राइवल पार्टीज मेक इलेक्शंस मीनिंगफुल बाय गिविंग वोटर्स अ चॉइस अमंग कैंडिडेट्स हु रिप्रेजेंट डिफरेंट इंटरेस्ट एंड पॉइंट्स ऑफ व्यू। दैट मीन्स डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और इलेक्शन उन सब के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने के लिए होता है। सम कंट्रीज हैव ड्वेल पार्टी सिस्टम, अदर कंट्रीज हैव 2 or 3 मेजर पार्टीज, परहैप्स सेवरल स्मॉलर पार्टीज। तो कुछ कंट्री में ड्वेल पार्टी सिस्टम होता है जहाँ पर सिर्फ 2 पार्टीज होती हैं। कुछ कंट्रीज में कुछ मेजर बड़ी पार्टीज होती हैं और बाकी छोटी छोटी पार्टीज होती हैं। एंड इन अ कंट्री हैविंग सेवरल पार्टीज an election may result to no single party having a majority। जब बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज जुड़ी होंगी तो कोई भी एक मेजॉरिटी पार्टी विनिंग पार्टी नहीं हो पाती है। एज अ रिजल्ट 2 or more parties must join to make up such a majority। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, 2 से ज़्यादा पार्टीज मिलकर अपनी सरकार बनाते हैं और ऐसी गवर्नमेंट को कहा जाता है कोलिशन गवर्नमेंट। द पार्टीज दैट आर नॉट इन पावर वो सब ऑपोजिशन पार्टीज बन जाती हैं जो उन पार्टीज के हर एक्शन को एक ऑपोजिशन की फॉर्म में चेक करती हैं एंड दे आर फ्री टू क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द पार्टी इन पावर टू कीप अ चेक ऑन एंटी फीलिंग। दैट मीन्स अगर जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ भी गलत करती है तो ऑपोजिशन पार्टी उसको अपोज करती है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। द फोर्थ वन इज कंट्रोल ऑन पावर। डेमोक्रेसीज हैव वेरियस अरेंजमेंट्स to prevent any person from becoming too powerful।
तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई भी पर्सन अपने को बहुत ज़्यादा पावरफुल फील नहीं करता, क्योंकि उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाने वाले लोग हमेशा बैठे रहते हैं। इन सम डेमोक्रेटिक कंट्रीज देयर आर बोथ फेडरल एंड स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। सम पावर्स बिलोंग ओनली टू स्टेट्स, other only to the federal government, and still others are shared by both federal government and the states. तो उन लोगों के पास different rights होते हैं। In all countries, government officials are subject to law and are accountable to the people. Officials may be removed from office for lawless conduct or other serious reasons. तो कहीं पर भी कोई लॉलेस कंडक्ट होगा तो उसका अपोजिशन जरूर होगा। द मीडिया हेल्प्स कीप इलेक्टेड ऑफिशियल्स सेंसिटिव टू पब्लिक ओपिनियन। जो भी इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं उनकी जो भी न्यूज़ होती है वो मीडिया पब्लिक तक पहुंचाता है। एंड देन कम्स कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर बेस्ड ऑन द लॉज एंड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें सभी कानून लिखे होते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड लिमिट व्हाट द गवर्नमेंट मे डू। उसमें सभी रूल्स लिखे होते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या काम करना चाहती है और क्या क्या काम गवर्नमेंट को करने चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेज how laws shall be made and enforced. लॉ किस तरह से बनने चाहिए और लॉज किस तरह से एनफोर्स होने चाहिए। अमेंडमेंट प्रोसीजर इज ऑल्सो डिस्कस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट होता है उसका प्रोसीजर भी लिखा होता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, an essential characteristic of democratic government is an independent judiciary. It is the duty of the judicial system to protect the integrity and the rules and the rights of individuals under the rules. तो इन चीज़ों को हमें हमेशा ध्यान रखना है। Coming to private organizations, in a democracy, individuals and private organizations carry on many social and economic activities that are basically free from the governmental control. तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री होती हैं। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स जो होती हैं वो सभी प्राइवेटली ओन्ड होती हैं एंड दे आर सेल्फ मैनेज बाय सम प्राइवेट बॉडी। तो वो गवर्नमेंट के कोई भी रॉन्ग एक्ट्स होते हैं उनके अगेंस्ट वॉइस रेज कर सकते हैं। कमिंग टू ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बिगिन टू डेवलप इन एशियन ग्रीस एज अर्ली एज 500 BC एंड द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। कौन कौन से 2 वर्ड्स हैं? फर्स्ट इज डेमोस जिसका मीनिंग होता है पीपल, एंड क्राटोस, क्राटोस का मीनिंग होता है रूल या अथॉरिटी। दैट मीन्स अथॉरिटी और रूल्स मेड बाय द पीपल। ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर्स स्ट्रेस द आइडिया ऑफ रूल बाय लॉ। डेमोक्रेसी इन एशियन एथेंस डिफर्ड इन इम्पॉर्टेंट वेज फ्रॉम डेमोक्रेसी टुडे। तो अगर आप एंशियंट डेमोक्रेसी और मॉडर्न डेमोक्रेसी की स्टडी करें सो दे आर क्वाइट डिफरेंट। ईच मेल सिटीजन has a duty to serve permanently in an assembly which passed the laws and decided all important government policies. अब हम form of government पढ़ेंगे। First form of government is dictatorship. In dictatorship, all the powers are in the hands of small groups of individuals not responsible to anyone. Dictatorship is a form of government in which an individual, a community, or a group holds absolute power. Ordinary citizens are not allowed to take part in the decision making process. तो वहाँ पर जो ऑर्डिनरी सिटीजन होते हैं वो कभी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। एंड डिक्टेटर्स चाहे कुछ भी ठीक कर रहे हो कुछ भी गलत कर रहे हो उनको फॉलो किया जाता था।
The term dictator originated in ancient Rome. The Roman dictators did not have absolute powers of modern dictators. Today many countries are ruled by dictatorship. बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है, जहाँ कॉमन पर्सन की कोई भी सुनवाई नहीं होती. Most dictatorships are established through force and sometimes political tricky. That means जहाँ पर भी डिक्टेटरशिप चलती है, जिस कंट्रीज़ में वो बाय फोर्स चलती है और चालाकियों से चलती है. डिक्टेटर्स मस्ट कंटिन्यू टू यूज़ अ फोर्स टू मेंटेन देयर पावर्स. और हमेशा जो वहाँ की आम जनता होती है वो उनसे खुश नहीं होती. Thus most dictators outlaw or limit freedom of speech, assembly and the press. Many dictators also forbid the elections entirely, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इलेक्शंस होंगे तो लोग उनको अपोज करेंगे. Many other changes the votes or force people to vote for candidate chosen by the government. और कई बार वहाँ पर जो आम जनता होती है उन्हें फोर्स किया जाता है कि इसी पर्सन को इलेक्ट करना है. Coming to monarchy, it's a form of government in which two person who inherits or is elected to the throne is the head of the state for life. वहाँ पर राजा और प्रजा का रिश्ता होता है और राजा का बेटा आगे चलकर फिर से राजा बन जाता है. These persons or monarchs have titles including kings. उनको किंग कहा जाता है, एम्परर कहा जाता है या सुल्तान भी कहा जाता है in various governments. The old idea of monarchy maintained that the power of monarch was absolute. पहले ये कहा जाता था कि पावर ऑफ मोनार्क ही एब्सोल्यूट होगी, उसके आगे कोई भी पावर नहीं चलेगी. एब्सोल्यूट मोनार्की इज अ हेरिडेटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द हायर, और हायर का मतलब हो बेटा, टू द थ्रोन इज द मेंबर ऑफ द रूलिंग फैमिली. दैट मीन्स एक कोई सुल्तान या एम्परर है तो उसका जो भी बेटा होगा वो उसके बाद एम्परर बनेगा. He is the monarch and has total control on the state. और वो पूरे स्टेट के ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है. There is another kind of monarchy जिसको बोला जाता है constitutional monarchy. And in a constitutional monarchy, the powers of monarchs are defined by the constitution. वहाँ constitution जो राजा है उसके जो rights हैं वो describe करता है. The executive power is usually exercised by the Prime Minister and his cabinet. यहाँ तक समझ आया. उसके बाद हम देखते हैं theocracy क्या होता है. Theocracy is a form of government in which the state is ruled by the priest or priest. कोई भी साधुओं से पूरा देश चलता है. And in which the members of priesthood have authority in civil and religious matters. तो वहाँ पर जो priest होते हैं वो civil और religious matter में अपने opinions और राय देते हैं. Coming to democratic form of government, the two widely used form of democratic government are presidential and parliamentary. अब दो तरह की democratic government होती है. Presidential form of government कौन सी होती है? The presidential form of government has the president has the executive powers. जो देश का president है उसके हाथ में सारी executive powers होती हैं. In addition to being the head of the state, a constitution modeled on that of United States provision for the government with 3 separate branches. और वो 3 separate branches कौन कौन सी होती हैं? First is the executive represented by the president. Second is legislature represented by the Congress or the parliament. And the third is judiciary which is represented by the Supreme Court.
अब आते हैं द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर एंड द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर द टॉप एग्जीक्यूटिव्स बट दे आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट के मेंबर भी होते हैं एंड दे फंक्शन अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट, आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू इट। जब जुडिशियल ब्रांच फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, तो इनकी जो जुडिशियल ब्रांच होती है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर हियर। In both the presidential and parliamentary form of government, the judicial branch functions independently. चाहे वो आपकी presidential form of government हो, चाहे वो आपकी parliamentary form of government हो, दोनों में जो judicial branch होती है वो independently work करती है. But the power of judiciary differs in two systems. The Supreme Court of the presidential form may declare an action of the president unconstitutional, but in the parliamentary form the Supreme Court cannot overrule the parliament. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट कभी भी पार्लियामेंट को ओवररूल नहीं कर सकती. द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द स्टेट आर डिफरेंट पीपल इन पार्लियामेंट्री सिस्टम. अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो प्राइम मिनिस्टर इज यूजुअली द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन मोनार्क में या प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. तो दोनों लोग डिफरेंट होते हैं. इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म द प्रेसिडेंट हैज बोथ द रूल्स. प्रेसिडेंट वहाँ पर आपका पार्लियामेंट का हेड भी होता है एंड ही इज यूजुअली द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो. In the presidential form of the government, the president is elected for the fixed term. जब हमारे पास पार्लियामेंट्री में प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है तो वो किसी पर्टिकुलर फिक्स टर्म के लिए होती है. बट द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस as long as the parliament support his or her policies, but no longer than 5 years without a general election. और गवर्नमेंट 5 years तक स्टेबल रहती है या जब तक दोबारा जनरल इलेक्शन नहीं होते. Now coming to unitary and federal system of government. In most countries, the public government system consists of many governments, each with a certain jurisdiction. These governments include central and national government, the government of states, provinces, cities, towns and villages. All these governments operate according to some ordinary plan. Most countries have either unitary or फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो या तो कंट्री में यूनिटरी सिस्टम होता है या फेडरल सिस्टम. अब यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? दिस सिस्टम गिव्स प्रिंसिपल पावर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. द स्टेट, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट्स आर क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. दे हैव ओनली those powers that the central government has given them. तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उनके पास सिर्फ वही पावर्स होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देता है. फ्रांस लो, इटली, यूके, चाइना, नॉर्थ कोरिया, दे हैव यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. और अब आते हैं हम फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है. इन दिस सिस्टम it is developed when the number of states or provinces federate form a union in order to establish a nation. The powers of government are shared between the central government and the state or provincial governments. Both national and regional government have direct ties to the people who are the source of गवर्नमेंट अथॉरिटी. अब बात करें इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, जर्मनी, कनाडा एट्सेट्रा, इन सब में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यूज आता है.
नाउ कम एट द टर्म्स जो हमें पता होनी चाहिए. फर्स्ट टर्म है लिबर्टी. लिबर्टी इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम एप्रेंशन और ऑपोजिशन. एंड व्हाट इज इक्वालिटी? द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल. डेमोक्रेसी क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच people have a voice in the exercise of power, typically through elected representatives. And what is monarchy? It is a system of government जहाँ पर king या queen ruler होते हैं. What is dictatorship? Rule by a dictator who holds complete power and वो पूरे देश को अपनी मर्जी से चलाता है. And what is constitution? A body of law according to which government work is called the constitution. Now come, let us recapitulate. तो सबसे पहले आता है equality is a democratic ideal, and in this age of democracy it is essential element of democratic government. The form of government in which an individual or a group holds absolute power उसको बोलते हैं dictatorship. And the form of government in which one person who inherits or is elected to the throne and is head of the state for life उसको कहा जाता है monarchy. The form of government in which the state is ruled by the priest or priest उसको हम बोलते हैं theocracy. And in the presidential form of government, the president is the head of the state. He has executive powers. और अगर हम बात करते हैं parliamentary form of government की, the prime minister and the member of the cabinet are the executives. The head of the state is a monarch और उसको हम president भी बोलते हैं. और अगर हम लेते हैं यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द प्रिंसिपल पावर्स ऑफ द स्टेट. एंड फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? देयर आर टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, एट सेंटर एंड एट स्टेट लेवल. तो अब मुझे लगता है आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. नाउ योर टाइम टू डू दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. फिर उसके बाद ये फिलअप्स हैं. And then we have few questions for you जो short and long की form में है. Please do these questions yourself. So stay tuned and we'll be meeting back again soon. Thanks for watching.